हेलो एवरीवन, डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 का जो पर्टिकुलर एग्जाम हुआ था 1 दिसंबर 2022 के दिन। आप बोल सकते हैं कि जो है 11:45 AM से लेकर के 12:45 PM के बीच में आप इस पर्टिकुलर शिफ्ट की टाइमिंग थी। इसमें आपके ऑल 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा। मैं आपको बता दूं एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 के एग्जाम्स में जो आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके लिए आपको जो है 1 आवर्स की टाइमिंग दिया जाता है अगर आप जो है फिजिकल हैंडीकैप नहीं है तो। इस 100 क्वेश्चंस में से आपके जो 25 क्वेश्चंस आप बोल सकते हैं जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पूछे जाते हैं। इट मींस आप मैथ्स बोल सकते हैं और 25 क्वेश्चंस आपके जो है रीजनिंग या फिर मेंटल एबिलिटी के पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चंस आपके जो है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट के होते हैं और 25 क्वेश्चंस बचे हुए आप बोल सकते हैं कि जो है जनरल अवेयरनेस सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं जो भी बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में आपका जो है पर्टिकुलर शिफ्ट आप बोल सकते हैं कि जो है 1 दिसंबर 2022 का ये जो दिन था जिसमें आपका इस शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए जनरल अवेयरनेस सेक्शन से सारे के सारे आपके जो भी 25 क्वेश्चंस हैं मैं क्वेश्चंस को काफी डिटेल में इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये जो वीडियो की लैंग्वेज होगी आप बोल सकते हैं बाइलिंगुअल वीडियो होता है। मैं इसे ऑलरेडी चैनल पे बोल सकते हैं कि जो है 3 सेट अपलोड कर चुका हूं। ये आपका जो 4th सेट में अपलोड कर रहा हूं। टोटल आपके जो एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 के एग्जाम्स में आपको जो है ये बोल सकते हैं कि 40 सेट्स पूछे गए थे। 40 सेट इट मींस बोल सकते हैं कि 40 into 25 इट मींस 1000 क्वेश्चंस आने वाले समय में इस पर्टिकुलर चैनल पे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। अगर आप इस सीरीज को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप जा करके जो है वीडियो को फर्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड किया हूं वहां से आप जो देखना इस सीरीज को एंजॉय करने के लिए आप जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे आपको जो 4 सेक्टर का नाम दे रखा है और इसमें से आपको पूछ रहा है इसमें से कौन सा सेक्टर जो है बेसिकली आपका जो है पब्लिक के बोल सकते हैं कि सोशल या फिर जो है सोसाइटी के वेलफेयर पे ज्यादा उनका ध्यान रहता है। कौन से सेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, फॉरेन की या फिर कोऑपरेटिव की या फिर पब्लिक की या फिर जो प्राइवेट की। तो याद रखिए बेसिकली आपका ये सोशल वेलफेयर या फिर जो सोसाइटी को ध्यान में रख करके सोसाइटी के वेलफेयर को ध्यान में रख करके आपका ये पब्लिक सेक्टर क्या करता है कि आपका ये वर्क करता है। पब्लिक सेक्टर जो होता है किसके द्वारा ऑन किया जाता है तो ये बेसिकली आपका जो है ये बोल सकते हैं कि आपका ये पब्लिक सेक्टर जो होता है आपका ये गवर्नमेंट सेक्टर होता है। पब्लिक सेक्टर जो होता है गवर्नमेंट के द्वारा ऑन किया जाता है। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पर फोकस करना और यहाँ पे मेंशन भी है कि जो भी आपका पब्लिक सेक्टर पोर्शन जो होता है इकोनॉमी का वो आप बोल सकते हैं कि सारे के सारे जो आपके लेवल्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट और उसके द्वारा बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। गवर्नमेंट या फिर जो गवर्नमेंट कंट्रोल इंटरप्राइजेस इसको क्या करता है कि पब्लिक सेक्टर को कंट्रोल कर रहा होता है। और ये इंक्लूड नहीं करता है इसमें कोई भी प्राइवेट कंपनीज या फिर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है या फिर हाउस होल्ड इसमें जो बोल सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर में पार्टिसिपेट नहीं करता है। लेकिन ये जो प्राइवेट सेक्टर जो होता है बेसिकली एक इकोनॉमी का एक ऐसा पार्ट होता है ये बेसिकली इसमें जो कह सकते हैं कि कभी कभी जो आपका क्या होता है कि कोई सिटीजन सेक्टर भी से हम कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर को हम कभी कभी क्या बोलते हैं सिटीजन सेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई एक पर्टिकुलर सिटीजन क्या होता है कि इसका ये बोल सकते हैं कि उसका ये मालिक होता है उसका ऑनर होता है प्राइवेट सेक्टर का। और ये बोल सकते हैं कि जो है या फिर ये प्राइवेट ग्रुप्स के द्वारा आपका ये प्राइवेट सेक्टर क्या होता है कि आपका ये ओन्ड होता है। और ये आप बोल सकते हैं कि इसमें जो किसको ध्यान में रख करके ये बेसिकली आपका सेक्टर वर्क करता है प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट को ध्यान में रख करके बेसिकली आपका ये सेक्टर ये वर्क कर रहा होता है। और यह बोल सकते हैं कि ये इसमें कोई भी गवर्नमेंट का क्या होता है कि आपका जो है ये बोल सकते हैं कि इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है आपका जो है बोल सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड और प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड। और ये आपका इंडस्ट्रीज जो होता है बेसिकली यहाँ पे कोऑपरेटिव सेक्टर की बात हो रही है तो ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये किसके द्वारा आपका जो है ये ओन्ड होता है आपका ये कोऑपरेटिव सेक्टर। तो इसमें जो इंडस्ट्रीज जो होता है आपके कोऑपरेटिव सेक्टर्स में आप बोल सकते हैं कि ओन्ड या फिर ऑपरेट किया जाता है कलेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल्स। इसमें बोल सकते हैं कि मोर देन वन इंडिविजुअल्स क्या करते हैं कि इस कोऑपरेटिव सेक्टर को क्या करते हैं कि ओन्ड या फिर जो है बोल सकते हैं कि इसका ओनर होता है या फिर इसको ऑपरेट किया जाता है कलेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा। ये आपका जो कोऑपरेटिव सेक्टर। और ये बोल सकते हैं कि जो आपका सप्लायर्स जो होता है आपका जो रॉ मटेरियल्स का वो क्या होता है कि इसमें टिपिकली क्या होता है कि बोल सकते हैं कि आपके पार्टिसिपेंट्स होते हैं। क्लियर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हैंडलूम हो गया फूड मैन्युफैक्चरिंग हो गया और जो भी आपके प्रतिदिन का जो आपका गुड्स जो होते हैं एवरीडे गुड्स जो हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में। और ये फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं अमूल जो होते हैं एक प्रकार का जो है कोऑपरेटिव सेक्टर सोसाइटी का बोल सकते हैं कि आपका ये पार्ट है। तो अमूल क्या बोल सकते हैं कि अमूल डेयरी जो बेसिकली जो है क्या मैन्युफैक्चर करती है आपका जो है ये मिल्क मैन्युफैक्चर करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा कि आपका ये कोऑपरेटिव सेक्टर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। फॉरेन कंपनी जब हमारे कंट्री में आती है तो बोल सकते हैं कि हमारा एफडीआई क्या होता है कि आप ये लेकर के आती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। अगर कोई भी फॉरेन कंपनी अगर हमारे कंट्री में क्या करती है कि अपना वो बोल सकते हैं कि वो कोई भी कंपनी स्टैब्लिश करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ये जो हिंदू कॉलेज जो आपका स्टैब्लिश हुआ था 1791 में ये कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था। ये कलकत्ता में या फिर जो ढाका में या फिर जो है
आपका सूरत में या फिर जो बनारस में। तो याद रखिए जो हिंदू कॉलेज जो आपका 1791 में जो स्टैब्लिश हुआ था वो बेसिकली आपका जो बनारस में बोल सकते हैं कि जो आपका स्टैब्लिश किया था। और ये बनारस जो बेसिकली आपके बोल सकते हैं कि अगर मैं आप प्रेजेंट में बात करूं तो उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। और बनारस में बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी भी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी, जिसे हम बेसु के नाम से जानते हैं, जिसके फाउंडर कौन थे, पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। और इस बेसु को कब एस्टैब्लिश किया था, 1916 में 1916 में एस्टैब्लिश किया गया था। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पर फोकस करना है कि आपका ये जो हिंदू कॉलेज जो आपका कलकत्ता में एस्टैब्लिश किया गया था उसका टाइम यहाँ पे मेंशन है। ये आपका जो है जनवरी 20 आपका ये 1817 में 1817 में बेसिकली आपका हिंदू कॉलेज जो एस्टैब्लिश किया गया था वो आपका जो कलकत्ता में एस्टैब्लिश किया गया था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा था 1791 में 1791 में, तो इसका आंसर आपका जो क्या हो जाएगा, बनारस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका हिंदू कॉलेज जो एस्टैब्लिश किया गया था कलकत्ता में, इसके फाउंडर कौन थे, तो राजा राम मोहन राय। और उसके बोल सकते हैं कि ये ग्रेट सोशल रिफॉर्मर थे। और बोल सकते हैं कि जो ये इसका जो आपका ये फाउंडेशन कमेटी था इस पर्टिकुलर कॉलेज को खोलने के लिए, इसके क्या थे कि आपके ये हेड थे, कौन, आपके जो राजा मोहन राय। नेक्स्ट आपको पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि ये जो आपका हिंदू में आपका ये खुला था हिंदू कॉलेज जो आपका 1791 में जो स्टैब्लिश किया गया था बनारस में, बेसिकली वो किसके नाम से फेमस है, संस्कृत कॉलेज के नाम से फेमस है। और जो बोल सकते हैं कि जो है इसके अंदर आप बोल सकते हैं कि जो है ये जो स्टैब्लिश हुआ था इसके अंदर जो है इसका कौन प्रपोजल किए थे इसको, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें जो है इनका जो प्रपोजल था बोल सकते हैं जोनाथन डंकन जी का था। और ये बोल सकते हैं उस समय जो है कौन आपके गवर्नर थे, आपके इंडिया में कौन गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय बोल सकते हैं कि आपका ये संस्कृत कॉलेज या फिर जो है आपका ये जो हिंदू कॉलेज जो एस्टैब्लिश किया गया था 1791 में, कहां पे आपका जो है बनारस में। तो ये जो हिंदू कॉलेज एस्टैब्लिश किया गया था आपको 1791 में, ये किसको इनकरेज करने के लिए, किसको जो है प्रमोट करने के लिए आपका ये एस्टैब्लिश किया गया था, तो जिससे क्या हो, जो भी आपके प्राचीन आपके संस्कृत के जो भी टेक्स्ट्स थे उसको जो है बोल सकते हैं कि प्रमोट करने के लिए बेसिकली जो है 1791 में जो है हमें देखने को मिलता है हिंदू कॉलेज कहां पे, अब जो है बनारस में 1791 में। क्लियर? तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसमें से आपको ये बताना है कि ज्योतिबा बाई फुले के द्वारा जो भी एक बुक लिखा गया था जिस बुक का नाम था आपका गुलामगिरी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये गुलामगिरी जो आपका ये बुक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था, इसके राइटर कौन थे, तो इसके राइटर कौन थे, ज्योतिबा बाई फुले थे। और एक कब लिखा गया था, 1873 में। तो बेसिकली पूछ रहा है कि ये जो है ये गुलामगिरी बुक का जो है लैंग्वेज क्या था, इंग्लिश था, मराठी था, या फिर तो हिंदी था, या फिर जो है गुजराती था। तो इस पर्टिकुलर बुक का लैंग्वेज क्या था आपका, जो मराठी में बेसिकली आपका पर्टिकुलर बुक लिखा गया था। ज्योतिबा बाई फुले के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं, जिसका इनका जो है यहाँ पे नाम मेंशन है। इनका ये आपका जो है बोल सकते हैं कि 11 अप्रैल 1827 से लेकर के 28 नवंबर 1890 तक इनका जो है बोल सकते हैं कि लाइफ ड्यूरेशन रहा है। और ये इनका जो बुक जो है गुलामगिरी, आप बोल सकते हैं कि ये इनका किनका बुक है, ये गुलामगिरी। आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं कि ये बुक जो है आप बोल सकते हैं कि ज्योतिबा बाई फुले का बुक है। और ये बोल सकते हैं एक प्रकार के थिंकर, सोशल एक्टिविस्ट और एंटी कास्ट सोशल रिफॉर्मर थे। और ये कहां से बिलोंग करते थे, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। और ये वन ऑफ द फर्स्ट आप बोल सकते हैं कि क्रिटिसाइज किए थे आप बोल सकते हैं कास्ट सिस्टम को, किसमें जो है आप बोल सकते हैं गुलामगिरी में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। ये जो बुक जो है आप बोल सकते हैं कि मराठी में लिखा गया था और इसका जो इंग्लिश इंट्रोडक्शन था, लेकिन आप बोल सकते हैं कि इसका ट्रांसलेटेड आप बोल सकते हैं कि एज ए बोल सकते हैं कि स्लैबरी के रूप में किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बुक से रिलेटेड जिसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आपको चूज करना है कि जो आपके ऑप्शन में यहाँ पे मेंशन है, एक ऑप्शन में आपके 2 क्रॉप है, तो दोनों क्रॉप में से आपके कौन जो क्रॉप जो है बेसिकली केवल और केवल आप बोल सकते हैं कौन सा ऑप्शन जो है जिसमें दोनों के क्रॉप जो है आपके रबी क्रॉप से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मेज एंड पीस, सेकंड ऑप्शन है आपका जो मेज मीन्स बेसिकली मक्का होता है, पीस मीन्स आपका जो है वो मटर होता है। बार्ली एंड ग्राम, और ये ऑप्शन थर्ड है आपका पैडी एंड कॉटन, और ऑप्शन फोर्थ है आपका व्हीट एंड ज्वार। तो याद रखिए बेसिकली आपका ये बार्ली और उसके बाद से ग्राम जो होता है, दोनों आपके जो भी ये क्रॉप्स जो होते हैं, दोनों फसल जो होते हैं बेसिकली आपके रबी क्रॉप्स होते हैं। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है, बेसिकली आपका ये जो रबी क्रॉप जो होता है इसको जो है कब जो है लगाया जाता है, आप बोल सकते हैं कब बोया जाता है, तो विंटर सीजन में इसको बोया जाता है। और कब इसको जो हार्वेस्ट किया जाता है, तो स्प्रिंग सीजन में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। और ये रबी क्रॉप्स की अगर मैं बात करूं तो मिड नवंबर में बेसिकली क्या किया जाता है, इसको बोया जाता है। मंथ में अगर आप याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं। और इसको प्रीफरली अगर मैं बात करूं, ये जो मानसून रेंस जो होता है बेसिकली इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है, कब काटा जाता है, तो अप्रैल एंड मई में बोल सकते हैं कि इसको काटा जाता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपके सीरियल्स हैं, ये फ्रूट्स हैं और ये वेजिटेबल्स हैं। आप बोल सकते हैं कि बार्ली हो गया, ग्राम हो गया, तो ये आपके दोनों ऑप्शंस में थे। बार्ली एंड ग्राम दोनों आपके जो है ये आपके रबी क्रॉप्स होते हैं। रैपसीड हो गया, उसके बाद से मस्टर्ड, और ये आपका ओट हो गया, सारे के सारे आपके जो है रबी सीरियल्स या फिर बोल सकते हैं कि रबी क्रॉप्स ये होते हैं। और ये फ्रूट्स के बारे में बात करूं, बनाना हो गया, लेडीज फिंगर,
टोमेटो, ग्रेप फ्रूट या फिर मैंगोज एंड लेमन्स। बेसिकली आपका ये नहीं पूछा जाता है, फ्रूट्स बेसिकली कम ही पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, आप उसको क्रॉप पे फोकस करना है, सीरियल्स पे फोकस करना है। वेजिटेबल्स की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, कैबेज हो गया, कैप्सिकम। कैप्सिकम का नाम किस जो है आपका वेजिटेबल्स का जो है बोटेनिकल नेम होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कभी कभी बोटेनिकल नेम भी आपसे एग्जाम से पूछा जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ओनियन का बोटेनिकल नेम क्या होता है, तो ओनियन का बोटेनिकल नेम आपका जो एलियम शेपा होता है, और ये आपका पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरोसम होता है, और स्पाइनक का पालक का जो क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टोमेटो का क्या होता है ये भी आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम्स में जो है ये पूछा जाता है कि बोटेनिकल नेम भी कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो भी आपके फ्रूट्स या फिर जो बोल सकते हैं कि जो वेजिटेबल्स का, फ्रूट में आप याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं। ये आपका मैंगोज का क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका होता है आपका ये बोटेनिकल नेम। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, ये आपका खरीफ क्रॉप से रिलेटेड है। खरीफ क्रॉप्स को बेसिकली आपके ये मानसून क्रॉप्स होते हैं, और ये बोल सकते हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये जो प्लांट जो होता है या फिर क्रॉप्स बोल सकते हैं आपका जो है वो राइस होता है। राइस तो एक इंपॉर्टेंट आपका क्रॉप है, आप बोल सकते हैं कि जो खरीफ क्रॉप या फिर जो मानसून क्रॉप। और ये जो है आपका ये खरीफ क्रॉप जो होता है बेसिकली इसको कब हार्वेस्ट किया जाता है, तो 3rd वीक ऑफ सितंबर या फिर अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। कब इसको लगाया जाता है, बेसिकली इसको लगाया जाता है जुलाई के मंथ में, बेसिकली इसको लगाया जाता है, ग्रो किया जाता है, बोया जाता है, बोल सकते हैं कि बोया नहीं जाता है, इसकी रोपाई की जाती है। धान की बेसिकली क्या होती है, रोपाई होती है। क्लियर, रोपाई होती है। तो ये बेसिकली जो मानसून सीजन में इसको क्या किया जाता है कि आप बोल सकते हैं कि इसको हार्वेस्ट, तो बेसिकली यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हैं, ये आपका जुलाई का मंथ होता है। बेसिकली जुलाई का मंथ जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बोल सकते हैं कि जो है खरीफ क्रॉप के लिए। और ये आपका कॉटन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, और मेज हो गया, और राइस हो गया, ये आपके इंपॉर्टेंट आपके जो है ये खरीफ क्रॉप्स होते हैं। सीरियल्स की अगर मैं बात करूं, ये ज्वार भी हो गया, मेज भी हो गया, मिलेट्स हो गया, राइस हो गया, सोयाबीन और ये बाजरा। तो ये आपके ज्वार एंड बाजरा दोनों आपके जो बोल सकते हैं कि आपके ये खरीफ क्रॉप्स होते हैं। फ्रूट्स की मैं बात करूं, मस्क मेलन, शुगर केन हो गया, वाटरमेलन हो गया, ऑरेंज हो गया, उसके बाद से जो बिटर गॉर्ड ये आपका वेजिटेबल्स है, बिटर गॉर्ड और ये बॉटल गॉर्ड, उसके बाद से ब्रिंजल, उसके बाद से फ्रेंच बीन्स, उसके बाद से टिंडा, और उसके बाद से टर्मरिक। तो ये सारे के सारे आपके जो है वेजिटेबल्स जो होते हैं आप बोल सकते हैं कि ये खरीफ वेजिटेबल्स होते हैं। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आपको आइडेंटिफाई करना है उस एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स का जो आपके फ्री स्विमिंग के साथ साथ ये बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स में भी पाए जाते हैं। तो इसमें से कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन या फिर जूप्लैंक्टन या फिर फंजाई या फिर जो जेलीफिशेस। तो याद रखिए बेसिकली आपके जो फ्री स्विमिंग के साथ साथ ये बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स में भी पाए जाते हैं वो आपके जो है जूप्लैंक्टन्स होते हैं। क्या होते हैं आपके जो है वो जूप्लैंक्टन्स होते हैं। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स आप बोल सकते हैं ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स होते हैं, और ये बोल सकते हैं कि प्लैंक्टन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और ये कहाँ में देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिलता है ओशियन या फिर जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में, ये बेसिकली फाइटोप्लैंक्टन्स हमें देखने को मिलता है। और ये जूप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, ये बेसिकली आपके जो जूप्लैंक्टन्स होते हैं वो फ्लोटिंग के साथ साथ ये वीकली आप बोल सकते हैं कि ये स्विमिंग एनिमल्स होते हैं। और ये बोल सकते हैं कि ये किस पे विश्वास करते हैं, ये वाटर करंट पे विश्वास करते हैं कि आप वाटर करंट में बेसिकली जो है इनको बहुत ज्यादा तैरना नहीं आता है, बोल सकते हैं कि इनका तैरने का जो भी कॉन्सेप्ट होता है वीक होता है, वीकली स्विमिंग होते हैं। ये आप बोल सकते हैं कि जो है वाटर करंट के साथ मूव करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं। ये मींस बोल सकते हैं कि वाटर करंट के थ्रू अपना ये डिस्टेंस जर्नी को तय करते हैं। नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है, बेसिकली आपके जूप्लैंक्टन्स हेटेरोट्रॉपिक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, इट मींस अपने फूड मटेरियल खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम हेटेरोट्रॉपिक बोलते हैं, पर्पोसी बोलते हैं। लेकिन फाइटोप्लैंक्टन्स कैसे होते हैं, आपके जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, इट मींस अपने फूड मटेरियल खुद से सिंथेसाइज करने के लिए कैपेबल होते हैं आपके फाइटोप्लैंक्टन्स। नेक्स्ट आपके ऑप्शन में था जेलीफिश। जेलीफिश बेसिकली आपको जो है हम ओवेलिया को बोलते हैं। ओवेलिया बेसिकली आपका एक ऑर्गेनिज्म है जो फाइलम सिलेंट्रेटा या फिर फाइलम सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया के भी नाम से जानते हैं, उससे आपका ये बिलोंग करता है। ये आपका जेलीफिश आपको याद रखना है। और ये आपका एक ओवेलिया होता है, ओवेलिया को हम जेलीफिश बोलते हैं, और एक अरेलिया होता है। तो अरेलिया को हम सीफर के नाम से जानते हैं, सीफर के नाम से जानते हैं अरेलिया को, और ओवेलिया को हम कॉमनली जो है किसके नाम से जानते हैं, जेलीफिश के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हैं, ये बेसिकली बायोलुमिनेसेंस को भी ये शो करता है आपका ये ऑर्गेनिज्म जेलीफिश। इट मींस इसका जो बॉडी जो होता है लाइट में क्या होता है कि आपको ये चमकता हुआ नजर आएगा। तो बायोलुमिनेसेंस इस पर्टिकुलर फिनोमेना को बोलते हैं। क्लियर। तो ये बेसिकली आपके मराइन एनिमल्स होता है, समुद्र में आपको देखने को मिलेगा जेलीफिश। और ये अम्ब्रेला शेप्ड बेल शेप आप बोल सकते हैं कि इसका ये
इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है। और ये फाइलम सिलिएंट्रेटा या फिर फाइलम सिलिएंट्रेटा को हम निडेरिया के भी नाम से जानते हैं, उससे आपका ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो जेलीफिश बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करने से पहले आपको जो मैं एक्सप्लेन करूं, या आपका ऑप्शन में फंगस भी था, तो फंगस से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बेसिकली फंगस को हम इसको, ये जो फंजाई जो होता है बेसिकली प्लूरल फॉर्म होता है बोल सकते हैं फंगस का, तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बोल सकते हैं कि एग्जाम्स में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी, उसको मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। ये आपके हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक तो होते हो ही है, इट मींस ये इनके पास जो है क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है, इट मींस अपना ये भोजन जो है खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं। और एल्गी जो होते हैं, शैवाल जो होते हैं, अपना फूड मटेरियल खुद से सिंथेसाइज कर देते हैं। तो एल्गी आपके जो कैसे होते हैं, शैवाल आपके जो है ऑटोट्रॉपिक होते हैं, सोपोसी होते हैं, लेकिन आपके फंजाई या फिर जो फंगस कैसे होते हैं, आपके जो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, आप बोल सकते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आपको ये ध्यान रखना, ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोट जब आप सेल पढ़ेंगे तो सेल में आपको ये बताया जाता है कि जो आपके 2 टाइप्स के सेल होते हैं, आपके प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक इनका क्या होता है कि सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है फंजाई का। और ये मोस्ट स्पीसीज होता है फंजाई का, बोल सकते हैं कि मल्टी सेलुलर फिलामेंट से मिलकर के बना होता है। मल्टी सेलुलर से बोल सकते हैं कि इनका फिलामेंट्स को हम बेसिकली किस नाम से जानते हैं, इनका एक फिलामेंट, इनका बॉडी जो होता है वो धागेनुमा स्ट्रक्चर से मिलकर के बना होता है। ये आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागेनुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम हाइफी के नाम से जानते हैं। और ये बहुत सारे हाइफी क्या करते हैं कि एक दूसरे से कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम्स में कभी कभी पूछा जाता है कि माइसीलियम क्या होता है और ये हाइफी क्या होता है। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इसमें से कुछ जो आपके फंजाई जो होते हैं वो डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से क्या करते हैं कि अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, इसलिए हम ऐसे फंजाई को किस नाम से जानते हैं, इस टाइप के फंजाई को हम सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं, मृतोपजीवी बोलते हैं। और ये आपके अदर जो आपके फंगस जो होते हैं वो क्या करते हैं कि इनका जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है, बोल सकते हैं कि होस्ट ऑर्गेनिज्म से क्या करता है कि ये फूड को ऑब्टेन करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं। तो कुछ फंगस आपके पैरासाइट्स होते हैं, परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं, और कुछ आपके जो है सड़े गले पदार्थों पे पाए जाते हैं, जिन्हें हम सेप्रोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं, मृतोपजीवी फंगस के नाम से जानते हैं। और कुछ जो आपके फंजाई जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, कैपेसिटी होती है, बोल सकते हैं कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के जैसे, और उनमें कुछ स्टेजेस में आप बोल सकते हैं कि ये निवास करते हैं। इनका कुछ स्टेज ही क्या होता है कि आपका ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे हमें देखने को मिलता है। और इनका जो सेल वॉल जो होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि जो आपका फंजाई का जो आपका कोशिका भित्ति होता है, सेल वॉल जो होता है बेसिकली जो किससे मिलकर के बना होता है, तो आपको याद रखना है ये काइटिन से मिलकर के बना होता है। काइटिन क्या होता है, काइटिन एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स शुगर होता है। इट मींस अगर मैं बात करूं कि ये किस टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होता है, बेसिकली काइटिन एक प्रकार का जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है। तो अगर मैं बात करूं तो आपका ये बोल सकते हैं कि ये आपका ये पॉलीसेकेराइड होता है। काइटिन एक प्रकार का जो पॉलीसेकेराइड होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट आपका मोनोसेकेराइड, सेकंड आपका डाइसेकेराइड, थर्ड आपका जो है पॉलीसेकेराइड। तो सबसे सिंपलेस्ट शुगर को हम मोनोसेकेराइड बोलते हैं, ग्लूकोज आपका मोनोसेकेराइड होता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज ये सारे के सारे आपके जो मोनोसेकेराइड होते हैं। लेकिन आपके डाइसेकेराइड में आपको याद रखना है कि आपका सुक्रोज जो होता है, उस सुक्रोज हो गया ये आपका जो है डाइसेकेराइड होता है। लेकिन आपका ये पॉलीसेकेराइड में आपको काइटिन हो गया, उसके बाद से ग्लाइकोजन होगा। तो सारे के सारे ये जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, काइटिन और उसके बाद से ग्लाइकोजन हो गया, स्टार्च हो गया, ये आपके तीनों आपके जो है पॉलीसेकेराइड होते हैं। तो आपको याद रखना है कि काइटिन से क्या होता है, मिलकर के बना होता है फंजाई का सेल वॉल। कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ईस्ट हो गया, ईस्ट आपसे पूछा जाता है कि कौन सा फंगस जो होता है बेसिकली एक ही सेल से मिलकर के बना होता है। यूनिसेलुलर फंजाई के अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यूनिसेलुलर फंजाई का आप नाम बताओ, तो उस केस में आप आंसर करोगे ईस्ट। ईस्ट का जो बॉडी जो होता है केवल एक ही सेल से मिलकर के बना होता है आपका ईस्ट नाम का फंजाई। और ये मोल्ड्स भी होता है। और मशरूम को बेसिकली एगेरिकस कहते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट फंजाई होता है। आप याद रख सकते हैं जो है कुछ फंजाई के नाम और भी, राइजोपस हो गया, उसके बाद से पेनिसिलिन हो गया, पेनिसिलिन, राइजोपस, उसके बाद से ये बेसिकली आपको याद रखना है कि पेनिसिलिन से बेसिकली जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है बनाया गया था, बोल सकते हैं कि पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंजाई से फर्स्ट एंटीबायोटिक जो किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा प्रिपेयर किया गया था। ये भी आपके एग्जाम से पूछा जाता है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है किसने बनाया था, तो किसने बनाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किससे बनाया था, तो आप बोल सकते हैं कि पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंजाई से बनाया था। ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछा जाता है। और कुछ आपके जो फंगल स्पीसीज जो होते हैं जो आपके परमानेंटली बोल सकते हैं कि जो है वो एक रिलेशनशिप्स में रहते हैं। किसके रिलेशनशिप में, बीजीए। बीजीए मींस व्हाट, बीजीए मींस ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया के भी नाम से जानते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी को, बीजीए को हम साइनोबैक्टीरिया के भी नाम से जानते हैं। और ये किस एसोसिएशन में रहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी बोल सकते हैं कि ये आपका जो बीजीए और फंजाई दोनों मिलकर के जो एसोसिएशन बनाते हैं, और उस एसोसिएशन को हम किस नाम से जानते हैं, एक तीसरे नाम, दोनों मिलकर के एक तीसरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे आपको याद रखना है। और उस ऑर्गेनिज्म को किस नाम से जानते हैं, लाइकेंस। तो लाइकेंस में बेसिकली आपके 2 ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं, एक आपका फंजाई भी होता है और दूसरा बोल सकते हैं कि जो इसमें जो आपका ये
ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजी या फिर एल्गी बोल सकते हैं, एल्गी एंड फंजाई। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके 2013 में आई थिंक जो आपका यूपीएससी में भी पूछा गया था कि आपका ये लाइकेन जो होता है एसोसिएशन होता है किन दो ऑर्गेनिज्म का, तो आपको उस केस में उसका आंसर था एल्गी एंड फंजाई। एल्गी एंड फंजाई जो आपके दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, दोनों मिलकर के जो लाइकेन्स का फॉर्मेशन करते हैं, दोनों मिलकर क्या बोल सकते हैं तीसरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, एल्गी एंड फंजाई। उस तीसरे ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है आपका ये लाइकेन होता है। और स्टडी ऑफ फंजाई भी आपसे पूछा जाता है, स्टडी ऑफ फंजाई बेसिकली आपका माइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, माइकोलॉजी, ये आपको नहीं बोलना, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है। और स्टडी ऑफ एल्गी क्या होता है, स्टडी ऑफ एल्गी आपका जो है फाइकोलॉजी कहलाता है, फाइकोलॉजी को हम एल्कोलॉजी के भी नाम से जानते हैं। और ये जो लाइकेन्स को आप देख सकते हैं, कहाँ पे देख सकते हो, लाइकेन्स को बेसिकली जो है ये आपको स्लो ग्रो देखने को, इसके जो है ये स्लोली आप बोल सकते हैं कि आप इनको देख सकते हैं कलर पैचेस के रूप में, कहाँ पे जो है पेड़ों की छाल पे, बार्क ऑन द ट्री, ओके ऑन द बार्क ऑफ ट्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये बेसिकली आपका जो है ये आप बोल सकते हैं कि जो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन से पूछ रहा है आपसे जो है, इसमें से कौन सा सिटीज था जिसमें जो आपका 2019 का जो मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स ऑर्गेनाइज किया गया था, किसके द्वारा, जो इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स काउंसिल के द्वारा। तो ये बेसिकली आपका जो है रियो डी जेनेरियो सिटी में, जो आपका ब्राजील का सिटी है, या फिर जो है बगोटा कोलंबिया का जगह था, या फिर जो वुहान चाइना में, या फिर जो है मुंगयांगोंग साउथ कोरिया में। तो बेसिकली जो है आपका ये इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स काउंसिल के द्वारा जो आपका ये होस्ट किया गया था 2019 का जो मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स, ये बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया था वुहान चाइना में ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं, जो बेसिकली आपका ये वुहान 2019 में जो आपका ये 7th बोल सकते हैं कि जो मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स ऑर्गेनाइज किया गया था, 7th आपका ये 7th एडिशन था, 2019 में हुआ था आपका ये। और यहाँ पे देख भी सकते हैं ये आपका वुहान, ये आपका जो हुबई चाइना में हुआ था 2019 का, ये आपका जो है मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स, या बोल सकते हैं जिसे हम कॉमनली किसके नाम से जानते हैं, या आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है वुहान 2019 जो इसके नाम से जानते हैं। और ये आपका कहाँ पे हुआ था, 2019 में हुआ था आपका वुहान, हुबई आपका चाइना में हुआ था। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब्दुल करीम खान, अब्दुल करीम खान के बारे में आपसे पूछ रहा है कि आपके एक्सपोनेंट थे, विख्यात थे हिंदुस्तानी म्यूजिक में, वो किस घराना से बिलोंग करते थे, जयपुर से, या फिर ग्वालियर घराना से, या फिर दिल्ली घराना से, या फिर जो है किराना घराना से। तो ये बेसिकली आपके अब्दुल करीम खान जो है ये हिंदुस्तानी म्यूजिक के एक्सपोनेंट थे। इनका जो घराना क्या था, इनका घराना जो है किराना घराना से बेसिकली बिलोंग करते थे। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं अब्दुल करीम खान का जन्म जो है 11 नवंबर 1872 में हुआ था, और ये बोल सकते हैं किराना घराना से बिलोंग करते थे। और ये शामली डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में इनका क्या हुआ था कि जन्म हुआ था। इनका ऑक्यूपेशन क्या था, इनका ऑक्यूपेशन सिंगर्स आप बोल सकते हैं, हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक के सिंगर्स थे। और उसके बाद से इनका ईयर ड्यूरेशन बोल सकते हैं कि 1893 से लेकर के जो है अब बोल सकते हैं 1937 तक इनका क्या रहा है कि इनका लाइफ ड्यूरेशन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है कि इसमें से कौन से आपके जो है इन चारों ऑप्शन में से जो है किसने जो है बिहार के जो है 8वें नंबर के जो चीफ मिनिस्टर के रूप में जो ओथ लिए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका तेजस्वी प्रसाद यादव, और सेकंड ऑप्शन है आपका जो प्रमोद सावंत, या फिर ऑप्शन थर्ड है आपका जो है अनुराग नारायण, या फिर फोर्थ ऑप्शन है आपका नीतीश कुमार। तो याद रखिए बिहार के जो आपके 8वें सीएम के रूप में जो आपके बोल सकते हैं कि ओथ लिए उनका नाम क्या आपका जो नीतीश कुमार जी हैं। और ये बोल सकते हैं कि आपको एक्सप्लेनेशन पे फोकस करना है। तेजस्वी प्रसाद यादव की अगर मैं बात करूं तो इंडियन आपके पॉलिटिशियन है, बोल सकते हैं कि जो है डिप्टी सीएम है। प्रेजेंट में मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें आप ये देख सकते हैं कि आपके प्रेजेंट में आपके ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी क्या है आपके जो डिप्टी सीएम है बिहार के, आप ऐसा बोल सकते हैं। और ये प्रमोद सावंत जो है 11th नंबर के आपके क्या है कि ये करंट बोल सकते हैं कि आपके चीफ मिनिस्टर है कहाँ के, गोवा स्टेट के। और ये अनुराग नारायण सिंह भी आपके ऑप्शन में था, तो इन्हें हम किसके नाम से जानते हैं, बिहार विभूति के नाम से जानते हैं। तो अनुग्रह नारायण सिन्हा को हम किसके नाम से जानते हैं, अनुग्रह नारायण सिन्हा को हम बिहार की विभूति के भी नाम से जानते हैं। और ये फॉर्मर डिप्टी सीएम थे और बोल सकते हैं बिहार के, और उसके साथ साथ ये फाइनेंस मिनिस्टर भी थे बिहार के, ये आपके जो अनुग्रह नारायण सिन्हा। और आपको याद रखना है कि ये आपका जो है ये जो न्यूज आई थी आप बोल सकते हैं कि जो है सीएम के बारे में, जो आपके नीतीश कुमार के बारे में बोल सकते हैं कि 8वें नंबर के सीएम बने थे। और बोल सकते हैं इनका पार्टी का क्या नाम है, जेडीयू इनका पार्टी है। और बोल सकते हैं कि जो किसने इनको जो ओथ दिलाया था, तो फगू चौहान बोल सकते हैं कि बिहार के वो बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट गवर्नर है। ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं, आने वाले एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है कि इसमें से आपको जो है
कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है वो सेल साइकिल से रिलेटेड नहीं है, आपका ये फॉल्स, आपका ये कौन सा स्टेटमेंट जो है सेल साइकिल के बारे में आपका फॉल्स है, गलत है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रिपरेशन ऑफ द माइटोसिस टेक्स प्लेस इन द G2 फेज, ये आपका जो प्रिपरेशन होता है माइटोसिस का जो बोल सकते हैं G2 फेज में। और ये आपका ऑप्शन सेकंड है। M फेज में क्या होता है, बेसिकली सेल आपका ग्रोज करता है फिजिकली, आप बोल सकते हैं कि लार्जर, और उसके साथ साथ ये कॉपीज भी करता है ऑर्गेनेल्स का, ऑर्गेनेल्स में बेसिकली कोशिकांग होता है। और ये ऑप्शन थर्ड का मेंशन है कि एस फेज में क्या होता है कि रेप्लिकेशन हमें देखने को मिलता है डीएनए का। और ऑप्शन फोर्थ कह रहा है कि जीवन फेज में क्या होता है कि सेल आपका ग्रोथ करता है फिजिकली लार्जर, और उसके साथ साथ जो ये कॉपीज भी होता है उसमें जो है ऑर्गेनेल्स का हमें देखने को मिलता है, ये आपका जो जीवन फेज में। तो कौन सा आपका ये स्टेटमेंट जो आपका ये बोल सकते हैं कि फॉल्स है, तो आपको याद रखना है बेसिकली ये जो आपका ये आपका सेकंड जो एम फेज में क्या होता है, सेल ग्रोज आपका फिजिकली लार्जर एंड कॉपीज ऑर्गेनेल्स हमें देखने को नहीं मिलता है। बाकी के ये भी आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया, उसके बाद से आपका ये थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन, तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट है। मैं इन क्वेश्चंस को काफी डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, आप उसको अच्छे से ध्यान देना है, जिससे आपका एक टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, सेल साइकिल क्या होता है। तो सेल साइकिल की अगर मैं बात करूं तो ये जो सेल साइकिल जो होता है इसको डिस्कवर सबसे पहले किसने किया था, तो प्रीवोस्ट एंड ड्यूमोस नाम के दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1854 में जो है जब स्टडी कर रहे थे किसको, क्लीवेज ऑफ द जाइगोट ऑफ द फ्रॉग, फ्रॉग के क्लीवेज जो जाइगोट था, बेसिकली जाइगोट के बाद से जो है क्या ये क्लीवेज देख रहे थे, स्टडी कर रहे थे किसके, जाइगोट के क्लीवेज का। तो फ्रॉग के जाइगोट क्लीवेज का स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने क्या मतलब कि बोल सकते हैं कि डिस्कवर किया था सेल साइकिल को, किस साइंटिस्ट ने, जो है प्रीवोस्ट एंड ड्यूमोस नाम के साइंटिस्ट ने। तो टिपिकली अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो आपका ये दो मेन फेज होता है आपका जो सेल साइकिल का, फर्स्ट होता है इंटरफेज, सेकंड होता है एम फेज। तो फर्स्ट फेज आपका जो इंटरफेज जो होता है ये आपका ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट बोलते हैं जीवन फेज, जिसे हम गैप फर्स्ट के भी नाम से जानते हैं। सेकंड आपका होता है एस फेज, जिसे हम सिंथेसिस भी कहते हैं, और ये G2 फेज जिसे हम गैप 2 के नाम से जानते हैं। तो जीवन फेज या फिर गैप फर्स्ट में क्या होता है, इसमें बेसिकली जो आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जीवन फेज में बेसिकली आपका जो है ये जो सेल जो होता है मेटाबॉलिकली आपका क्या हो जाता है कि आपका एक्टिव हो जाता है, और ये आपका कंटिन्यूस होता है, किसमें आपका जो है ग्रो होता है, और विदाउट इसमें रेप्लिकेटिंग इन डीएनए, इट मींस आपका रेप्लिकेशन देखने को नहीं मिलता है जीवन फेज में। लेकिन एस फेज की अगर मैं बात करूं तो डीएनए का रेप्लिकेशन हमें देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपके ऑप्शन में भी था कि एस फेज में क्या हमें देखने को मिलता है। तो इस फेज में आपका रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या होता है कि टेक्स प्लेस होता है। तो ये आप बोल सकते हैं कि एस फेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं G2 फेज में क्या होता है, तो G2 फेज में आपका ये जो होता है, इस फेज में आपका ये जो आरएनए प्रोटीन जो होता है बेसिकली क्या होता है कि अदर माइक्रो मॉलिक्यूल रिक्वायर्स में क्या होता है कि बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स होता है, और स्पिंडल फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। और आपके जो भी सेल और उसके बाद से जो आपके प्रोड्यूस जो होते हैं सेल ग्रोथ, और उसके साथ साथ ये प्रोड्यूस होते हैं, आप बोल सकते हैं कि सेल प्रिपेयर होता है, सेल खुद अपने आप के लिए बोल सकते हैं कि तैयार होता है, किसके लिए, जो है माइटोटिक फेज के लिए बोल सकते हैं कि ये तैयारी करता है, किसमें, जो है G2 फेज, या फिर हम इसे गैप 2 फेज के भी नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूं एम फेज में क्या होता है, तो एम फेज में बेसिकली क्या होता है कि जो माइटोटिक फेज या फिर जो बोल सकते हैं कि जो फेज जो होता है आपका जो इक्वेशनल इसमें डिवीजन देखने को मिलता है। इसका जो है सेल क्या करता है कि आपका अंडरगोज करता है, बोल सकते हैं कि कंप्लीट रीऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें देखने को मिलता है। और ये बर्थ टू ए प्रोजनी, जो आपका ये बोल सकते हैं कि बर्थ जब होता है ना प्रोजनी का, तो प्रोजनी मींस बेसिकली संतान होता है, तो ये हमें देखने को मिलता है। और ये आपका जो है ये इसके पास क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है आपके पेरेंट सेल में। तो ये आपका एम फेज में ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें देखने को मिलता है एम फेज में या फिर माइटोटिक फेज में, क्लियर। और ये जो अदर ऑर्गेनेल्स जो होते हैं आप बोल सकते हैं कि ऑल्सो क्या होते हैं कि आपके डिवाइडेड होते हैं इक्वली, किसके द्वारा, जो प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस के द्वारा, और जो आप बोल सकते हैं कि यह प्रोसीड किया जाता है, ये प्रोसीडेड किया जाता है माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन के द्वारा। और ये माइटोटिक फेज जो होता है बेसिकली आपका जो है 4 ओवरलैपिंग स्टेजेस में क्या होता है कि आपका डिवाइड होता है PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, PMAT। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका एम फेज का हो जाएगा। एम फेज में आपका सेल ग्रोथ फिजिकली लार्जर एंड कॉपीज ऑर्गेनेल्स हमें देखने को नहीं मिलता है। बाकी के जो भी आपके ऑप्शन में मेंशन था सारे के सारे ऑप्शन आपके जो है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आपके क्या थे कि सेल साइकिल से आपका जो है वो करेक्ट था, सेल साइकिल में ऐसा कुछ देखने को मिलता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये बेसिकली हिस्ट्री का क्वेश्चन है। श्यामाजी कृष्ण वर्मा बेसिकली उन्होंने क्या करे थे, एस्टैब्लिश करे थे इंडियन हाउस की, कहां पे, जो है बोल सकते हैं 1905 में, न्यूयॉर्क में, बॉम्बे में, या फिर पेरिस में, या फिर लंदन में। तो बेसिकली उन्होंने एस्टैब्लिश करी थी इंडियन हाउस की, जो बोल सकते हैं कि लंदन में 1905 में, जिसका आंसर आपका जो फोर्थ हो जाएगा। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है, इंडियन होम रूल सोसाइटी बोल सकते हैं कि जो है एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन था, जिसको फाउंड किया गया था 1905 में, कहां पे, लंदन पे। और बोल सकते हैं कि इसको किसने एस्टैब्लिश किया था, श्यामाजी कृष्ण वर्मा के साथ साथ आपके जो विकाजी कामा, एस आर राणा और
उसके बाद से लाला लाजपत राय जी थे। जो बोल सकते हैं कि ये जो फाउंड था, बोल सकते हैं कि इसके फाउंडेशन को जो है इमेंस सपोर्ट मिल रहा था जो है इंडियन स्टूडेंट्स को, और उसके बाद से बोल सकते हैं अदर इंडियंस को, कहां पे जो है ब्रिटेन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है और वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है 2022 जो है इंप्लीमेंट किया गया था किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? फर्स्ट ऑप्शन है आपका राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र या फिर जो उत्तर प्रदेश। तो याद रखिए बेसिकली आपका इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 आपका जो था वो बेसिकली जो है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो है इंप्लीमेंट किया गया था। ऑप्शन आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपका एक करेक्ट स्पेयर को चूज करना है, और ये इक्वेशंस आपका जो 5 ईयर प्लान पे बेस्ड है। तो थर्ड 5 ईयर प्लान में बेसिकली जो है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और उसके साथ साथ जो बेसिक इंडस्ट्रीज हुआ था, या फिर जो है फोर्थ 5 ईयर प्लान में जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हुआ था, या फिर जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आपका जो है ये बेसिकली आपका ये महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान, या फिर जो सेकंड 5 ईयर प्लान आपका जो फोकस ऑन एग्रीकल्चर पे था। तो बेसिकली इसमें से आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है कि इनकरेक्ट है, बेसिकली आपका ये भी इनकरेक्ट है। सो अगर मैं बात करूं करेक्ट ऑप्शन आपका जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था, जो बेसिकली बोल सकते हैं कि जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इसमें हमें देखने को मिलता है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है फोर्थ 5 ईयर प्लान में। और ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेसिकली आपका जो हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आपका जो बेस्ड था, हैरोल्ड डोमर मॉडल, ना कि आपका महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल आप बोल सकते हैं कि सेकंड 5 ईयर प्लान का बेसिकली आपका ये मॉडल था। कौन? आपका जो महालनोबिस मॉडल। और ये पीसी महालनोबिस बेसिकली आपके जो है इंडियन बोल सकते हैं कि बहुत ही रिनाउंड आपके जो है ये इकोनॉमिस्ट हैं। आप बोल सकते हैं कि इनका जो एक बर्थ जो है, इनके बर्थ पे जो है स्टैटिक्स डे भी मनाया जाता है इंडियन में, जो है इंडिया में स्टैटिक्स डे पीसी महालनोबिस के बोल सकते हैं कि उनका बर्थ एनिवर्सरी होता है। कब मनाया जाता है आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है, यहाँ पे फोकस करना है आपको जो 5 ईयर प्लान पे। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं 5 ईयर प्लान से, ये आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो टाइम ड्यूरेशन था 1951 से लेकर के 1956 तक था, और ये ओवरऑल बोल सकते हैं कि जो किस पे ये आपका इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एग्रीकल्चर पे बेस्ड था आपका ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन यहाँ पे देख सकते हैं 1956 से लेकर के 61 तक था, और ये इंडस्ट्री पे बेस्ड था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है सेकंड 5 ईयर प्लान में। थर्ड 5 ईयर प्लान में हमें देखने को मिलता है ये आपका ड्यूरेशन है 61 से लेकर के 66 तक, 1961 से 1966 तक, और ये सेल्फ सफिशिएंसी फूड में और उसके साथ साथ जो है सेल्फ सफिशिएंसी इन इकोनॉमी इसका क्या था कि ऑब्जेक्टिव था। और ये फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है आपका ये बीच में क्या आया था, रोलिंग प्लान आया था 3 इयर्स का 1966 से लेकर के जो है 1969 तक। ये भी आपसे पूछा जाता है कि रोलिंग प्लान का क्या आपका जो है 2 रोलिंग प्लान आप यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको जो है। तो फर्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं 1966 से लेकर के 1969 में आपको ये फर्स्ट रोलिंग प्लान देखने को मिलेगा। और ये बेसिकली जो है आपका ये फोर्थ 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है 69 से 74 तक सेल्फ रिलायंस, और उसके बाद से जो है सस्टेनेबल ग्रोथ या फिर सस्टेन्ड ग्रोथ जो है, सस्टेन्ड ग्रोथ है, सस्टेन ग्रोथ सबका जो विकास को ध्यान में रख करके जो है ये बेसिकली जो है ये आपका ये फोर्थ 5 ईयर प्लान का क्या था कि आपका जो ऑब्जेक्टिव था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान आप यहाँ पे देख सकते हैं 1974 से 1979 तक, और ये रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान का क्या था, ऑब्जेक्टिव था 5 ईयर प्लान का। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव था 5 ईयर प्लान का, जहां से आपके एग्जाम से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है कि 5 ईयर प्लान का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी था। 6 5 ईयर प्लान की अगर मैं बात करूं 1980 से लेकर 85 तक था, और ये इंप्रूवमेंट उसमें हम कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर को और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री में। ये क्या था कि आपका 6 5 ईयर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था। 7 5 ईयर प्लान का आप यहाँ पे देख सकते हैं 1985 से लेकर 1990 तक इसका बोल सकते हैं कि टाइम ड्यूरेशन था। मॉडर्नाइजेशन और उसके साथ साथ ये इंक्रीज हो रहा था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। 8 5 ईयर प्लान का जो 1992 से लेकर के 1997 तक बोल सकते हैं इसका ड्यूरेशन था, और ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे एचआरडी पे क्या हो रहा था कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव या फिर मेन फोकस था। 9 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन क्या था 1997 से लेकर के 02 रूरल डेवलपमेंट और उसके साथ साथ जो है डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग, इसका क्या था कि मेन ऑब्जेक्टिव था। और 10 5 ईयर प्लान का जो है बोल सकते हैं ड्यूरेशन 2002 से लेकर के जो है आपका 2002 से लेकर के 2007 तक इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करना था, इसका ऑब्जेक्टिव। और ये 11 5 ईयर प्लान का जो है 2007 से 2012 2007 से 2012 तक ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। और उसके बाद से जो है 12 5 ईयर प्लान का क्या था आपका जो है ड्यूरेशन आपका 2012 से लेकर 2017, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका क्या था कि बोल सकते हैं कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 90 से लेकर के 92 इन 2 ईयर से जो हमें रोलिंग प्लान देखने को मिलता है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं, और काफी यहाँ से जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप आई होप आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए फर्स्ट का या फिर जो है किसी भी 5 ईयर प्लान का, तो आप वहां पे बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड किया गया था। उस समय जो बोल सकते हैं कि जो है कौन उस समय पीएम थे आपके, जो इंडिया के कौन प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, नरसिम्हा राव या फिर जो है चरण सिंह या फिर जो है इंदिरा गांधी या फिर जो लाल बहादुर शास्त्री। तो बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज जो है किनके लीडरशिप में उस समय पीएम आपके कौन थे, उस समय पीएम आपके जो इंदिरा गांधी जी थी। तो इसका आंसर आपका जो है वो थर्ड हो जाएगा। तो ये आपका जो है फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली आपका जो है बोल सकते हैं कि 42nd अमेंडमेंट 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 में जिसको ऐड किया गया था। आप बोल सकते हैं कि किसके रिकमेंडेशन पे, तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे क्या किया गया था कि ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट। आप बोल सकते हैं कि 1976 के थ्रू जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को, और ये प्राइम मिनिस्टर उस समय को थे इंदिरा गांधी जी थी। और बोल सकते हैं आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के समय बोल सकते हैं कि जो ये कब हुआ था आपका, ये इमरजेंसी के दौरान हुआ था। ये बेसिकली आपका ये पर्टिकुलर बोल सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था इमरजेंसी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा फेस्टिवल जो होता है बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है मंथ ऑफ द अगस्त एंड सितंबर। अगस्त एंड सितंबर में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, मकर संक्रांति या फिर काइट फेस्टिवल या फिर बीकानेर फेस्टिवल। बीकानेर फेस्टिवल बेसिकली हमें राजस्थान में देखने को मिलता है, बीकानेर जगह पे देखने को मिलता है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है बीकानेर फेस्टिवल और ओणम का फेस्टिवल। तो तीनों फेस्टिवल मकर संक्रांति, काइट फेस्टिवल और उसके बाद से बीकानेर फेस्टिवल, तीनों आपके फेस्टिवल जो है जो जनवरी में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, जनवरी में मनाया जाता है। मकर संक्रांति बेसिकली आपको 14 जनवरी को देखने को मिलेगा आपको जो है मकर संक्रांति। और ये बेसिकली ओणम का जो फेस्टिवल जो होता है अगस्त एंड सितंबर में हमें देखने को मिलता है। और ओणम जो एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है केरल स्टेट में, ये आप बोल सकते हैं कि जो है केरल के निवासी इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को मनाते हैं ओणम को। तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि आपको मकर संक्रांति किस नाम से जानते हैं, उत्तरायण, मगही या फिर जो है सिंपल संक्रांति के भी नाम से जानते हैं। और बोल सकते हैं कि ये यूजुअली जो है जनवरी में मनाया जाता है। और ये काइट फ्लाइंग फेस्टिवल जो होता है ये आपका इंडिया में जो 14 जनवरी को मनाया जाता है इसको भी। और ये बेसिकली क्या होता है कि प्रत्येक साल हमें देखने को मिलता है 14 जनवरी को ये आपका काइट फ्लाइंग फेस्टिवल। और यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो है ये मार्क करता है, ये आपका काइट फ्लाइंग फेस्टिवल अराइवल ऑफ द स्प्रिंग, ये आपका जो स्प्रिंग सीजन के साथ साथ जो है ये ट्रांजिशन होता है किसका, जो है सन और किसके किसके बीच में, जो है मकर राशि के बीच में। और ये कैमल आपका जो है ये फेस्टिवल बीकानेर में देखने को मिलता है, मंथ ऑफ जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है आपका कैमल फेस्टिवल बीकानेर में। और ये ओणम फेस्टिवल जो बोल सकते हैं कि जो है केरल में मनाया जाता है। और इस फेस्टिवल में आप बोल सकते हैं कि आपका ये यहाँ पे डेट में यहाँ पे बोल सकते हैं मंथ मेंशन है, मंथ ऑफ द अगस्त एंड सितंबर में हमें देखने को मिलता है। और ये बोल सकते हैं कि ऑल्सो ये मार्क्स करता है, ऑल्सो बोल सकते हैं कि चिन्हित करता है कि आपका यहाँ से क्या हो रहा है कि ओणम से क्या स्टार्ट हो जाता है आपका मलयालम ईयर स्टार्ट लोग मानते हैं, ये जो है मलयालम के लोग, इट मींस जो है केरल वासी मानते हैं कि यहाँ से क्या हो रहा है कि मलयालम ईयर स्टार्ट हो रहा है इस पर्टिकुलर फेस्टिवल से, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, कोला वर्षम के नाम से जानते हैं। मलयालम ईयर को हम किसके नाम से जानते हैं, कोला वर्षम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मिशन कुशल कर्मी, मिशन कुशल कर्मी जो है बेसिकली लॉन्च किया गया था अपग्रेड करने के लिए स्किल्स में किसको, जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं इसके स्किल को जो एनहांसमेंट करने के लिए जो लॉन्च किया गया था एक जो है मिशन कुशल कर्मी। तो ये बेसिकली जो है ये जो प्रोग्राम था किस गवर्नमेंट के द्वारा जो है बोल सकते हैं कि लॉन्च किया गया था, गुजरात, हरियाणा या फिर जो है पंजाब या फिर जो है दिल्ली। तो भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो बेसिकली आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टार्ट किया गया था मिशन कुशल कर्मी, जो बोल सकते हैं कि अपग्रेड करने के लिए स्किल्स को कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है काफी इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट एडिशन आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट एडिशन जो आपका यूथ ओलंपिक गेम्स का जो है कहाँ पे हेल्ड किया गया था, कहाँ पे खेला गया था फर्स्ट एडिशन ऑफ द यूथ ओलंपिक गेम्स। बेसिकली 2010 में जो है फर्स्ट यूथ ओलंपिक गेम्स हमें देखने को मिलता है। और ये कहाँ पे हेल्ड किया गया था, लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड का एक सिटी है, सिंगापुर या फिर जो नानजिंग या फिर जो इंसब्रुक में, इंसब्रुक बेसिकली ऑस्ट्रिया का सिटी है, ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी का ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। तो आपको बताना है फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ था यूथ ओलंपिक गेम्स का, सिंगापुर में हमें देखने को मिलता है 2010 में। तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है, यूथ ओलंपिक गेम्स जो YOG आप कह सकते हैं, इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट होता है एथलीट्स का, बोल सकते हैं कि जो है जिसमें 15 से 18 इयर्स के जो ओल्ड जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, 15 से 18 साल के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ये जो आइडिया आया था इस पर्टिकुलर इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने का, किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर गेम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो जोहान रोजेनजॉब के द्वारा। ये कहां से थे आपके, जो ऑस्ट्रिया से थे, ऑस्ट्रिया बोल सकते हैं, इसका कैपिटल कहां है, वियना है। और ये कब किए थे इंट्रोड्यूस अपने आइडिया को, जो 1998 में, 1998 में। और ये फर्स्ट समर वर्जन जो हुआ था सिंगापुर में हेल्ड किया गया था, कब, जो है 2010 में। और उसके बाद से जो फर्स्ट विंटर वर्जन जो है बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर गेम का जो है इंसब्रुक में, जो आपको ऑस्ट्रिया में देखने को मिला, ना कि ऑस्ट्रेलिया, ये यहाँ पे ऑस्ट्रिया लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इंसब्रुक आपका ये सिटी कहाँ का सिटी है, आपका ये ऑस्ट्रिया का सिटी है। और ये किस ईयर में देखने को मिला था, जनवरी
2012 में देखने को मिला था 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये जो थॉर्नी बुशेज एक प्रकार का प्लांट होता है, हमें देखने को मिलता है किस रीजन में, मेडिटेरेनियन रीजन में, या फिर जो पोलर रीजन में, या फिर ड्राई डिजर्ट में, या फिर जो हाई रेनफॉल में। तो आपका ये थॉर्नी बुशेज का जो प्लांट जो होता है हमें देखने को मिलता है ड्राई डिजर्ट में। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी समझ सकते हैं। ये आपका ये थॉर्नी, आप बोल सकते हैं कि आपका ये थॉर्नी बुशेज प्लांट है। थॉर्नी बुशेज प्लांट यहाँ पे फॉरेस्ट है, यहाँ पे इस टाइप के जो आपको प्लांट देखने को मिलेगा, कहाँ पे देखने को मिलेगा, यूजुअली हमें डिजर्ट्स में देखने को मिलता है, ड्राई डिजर्ट्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फोक डांस बेसिकली जो है आपका बिलोंग नहीं करता है गुजरात स्टेट से, गरबा या फिर जो दांडिया रास या फिर जो विदेशिया या फिर जो है विंसदू। तो आपको बताना है कौन सा फोक डांस बिलोंग नहीं करता आपका गुजरात स्टेट से। बेसिकली गरबा करता है, इंपॉर्टेंट आपका फोक डांस है गुजरात का, जी फॉर गुजरात, जी फॉर गरबा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और दांडिया रास भी गुजरात का ये आपका फोक डांस। और उसके बाद से जो है ये आपका विदेशिया बेसिकली बिहार का है। विदेशिया जो फोक डांस है बेसिकली बिहार का फोक डांस है। और ये आपका जो है ऑप्शन 4 में जो मेंशन है विंसदू, ये भी आपका जो है ये गुजरात स्टेट का जो है फोक डांस है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस आप कर सकते हैं। गरबा हो गया, टिप्पणी, ये बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, गरबा टिप्पणी। उसके बाद से जो है डंगरी नृत्य, उसके बाद से जो हुडो, उसके बाद से जो है मथुकड़ी, और उसके बाद से जो है सीधी धमाल, और उसके बाद से जो है दांडिया रास टिपानी आप बोल सकते हैं कि जो जूरियन, और उसके बाद से जो है भवई। तो ये सारे के सारे आपको बोल सकते हैं फोक डांस थे। कहाँ थे आपके, जो गुजरात के थे। बिहार भी आपका ऑप्शन में था, विदेशिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, विदेशिया। और उसके साथ साथ जो जटजटीन हो गया, उसके बाद से जो है ये आपका जो है बखो, उसके बाद से जो है वखेन, और उसके बाद से जो है पंवरिया हो गया, उसके बाद से जो है सामा चकवा हो गया। तो ये आपके जो है कहाँ के फोक डांस है, आपके जो बिहार के फोक डांस है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी 100% आप बोल सकते हैं, क्योंकि एक तो क्वेश्चन फोक डांस से पूछा ही जाता है आपके एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 19 क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि आपको बताना है इसमें से कौन से क्लासिकल डांसर्स को जो बेसिकली जो है रिवॉर्ड दिया गया था, उनको जो है सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण से 2003 में। सोनल मानसिंह को, या फिर जो है कुमुदनी लखिया को, या फिर जो है शोभना नारायण को, या फिर जो है सुनैना हजारी लाल को। तो बेसिकली जो किसको जो है आप बोल सकते हैं कि पद्म विभूषण से अवार्ड दिया गया था, पद्म विभूषण अवार्ड जो है 2003 में सोनल मानसिंह को दिया गया था। ऑप्शन फर्स्ट आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आपको फोकस करना है जो भी आपका ऑप्शन में था, मैंने यहाँ पे मेंशन किया सोनल मानसिंह। आप बोल सकते हैं कि जो है ये क्लासिकल डांसर्स, इंडियन क्लासिकल डांसर्स, और बोल सकते हैं गुरु भी थे भरतनाट्यम के, और उसके साथ साथ जो ओडिसी डांसिंग स्टाइल के। तो आपकी ये टीचर भी रही हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो है भरतनाट्यम के साथ साथ जो है ओडिशा एक क्लासिकल डांस जो ओडिशा स्टेट में देखने को मिलता है। और इनको जो है ये नॉमिनेट भी किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा, जो है आप बोल सकते हैं कि जो ये मेंबर भी है पार्लियामेंट के, राज्यसभा की मेंबर भी आपके ये सोनल मानसिंह। और उसके बाद से जो ये यंगेस्ट रिसिपिएंट आप बोल सकते हैं पद्म भूषण का, उनको सम्मानित किया गया था पद्म भूषण। बोल सकते हैं कि जो है ये यंगेस्ट रिसिपिएंट है, बोल सकते हैं कि सबसे यंगेस्ट रिसिपिएंट आपके पद्म भूषण अवार्ड जो इनको दिया गया था 1992 में, 1992 में। और ये पद्म विभूषण इनको दिया गया था 2003 में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम से पूछा गया था इनको जो पद्म विभूषण कब दिया गया था, सोनल मानसिंह को जो है 2003 में दिया गया था। कुमुदनी लखिया के बारे में आप याद रख सकते हैं, ये आपके जो इंडियन कथक डांसर है। ये कौन है आपके जो इंडियन कथक डांसर है। और उसके बाद से जो है शोभना आपके जो नारायण, ये भी आप बोल सकते हैं कि ये भी इंडियन कथक डांसर है। और उसके बाद से जो है सुनैना हजारी लाल, ये बोल सकते हैं कि ये आपके सुनैना हजारी लाल अग्रवाल जो है बेसिकली ये भी आपके कथक डांसर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं जो आपके ऑप्शन में था, मैंने एक्सप्लेन किया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि SI यूनिट आपको बताना है एक्सीलरेशन का। SI यूनिट क्या होता है आपका, जो है त्वरण होता है बेसिकली आपका एक्सीलरेशन। इसका SI यूनिट क्या होता है आपका, SI यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर स्क्वायर पर ये आपका नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सीलरेशन। बेसिकली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये बेसिकली रेट चेंज होता है वेलोसिटी में, किसके रिस्पेक्ट में आपका जो है ये टाइम के रिस्पेक्ट में। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v - u अपॉन t भी आप कह सकते हैं। ये बेसिकली आपका ये फाइनल वेलोसिटी होता है। फाइनल वेलोसिटी में से जब इनिशियल वेलोसिटी आप को सब्ट्रैक्ट करेंगे और किससे आप डिवाइड करेंगे, टी से। टी आपका टाइम होता है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये बेसिकली आपका एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, v - v0 अपॉन टी बेसिकली आपका फाइनल वेलोसिटी, और ये आपका इनिशियल वेलोसिटी, और ये आपका टी से इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। और इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सीलरेशन एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी होता है।
एसिलेशन एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी होता है, और आप बोल सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी को जो है, जो भी क्वांटिटी आपका वेक्टर होता है उसको जो है मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो है डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे क्वांटिटी जो वेक्टर के साथ साथ वेक्टर क्वांटिटी, हम उस क्वांटिटी को बोलते हैं जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन में देखने को मिलता है। तो एसिलेशन एक प्रकार का जो वेक्टर क्वांटिटी है। ए भी आप याद रख सकते हैं, ए फॉर एसिलेशन, वी फॉर वेक्टर, और इसका यूनिट आप यहाँ पे देख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर जो एम आप बोल सकते हैं कि एम आपका जो s-2 भी हो जाएगा, ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर ms-2 पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो तीनों फॉर्मेट आपको याद रखना है, किसी भी फॉर्मेट में आपसे पूछा जा सकता है इसका यूनिट एसिलरेशन का, त्वरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो तमिल वर्ड जो है बेसिकली आपका जो है मूवेंद्र में बेसिकली जो मेंशन है आपके संगम पोएम्स में, इसका मीनिंग क्या होता है? मूवेंद्र का मीनिंग आपको बताना है, तमिल वर्ड में इसका मीनिंग क्या होता है, बेसिकली आपका संगम पोएम में मेंशन है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग बेसिकली आपका 3 चिप्स होता है, बेसिकली आपके जो है 3 चिप्स के लिए बेसिकली जो है ये वर्ड यूज किया गया आपके जो मूवेंद्र वर्ड संगम पोएम्स में। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है। मूवेंद्र आप बोल सकते तमिल वर्ड होता है जिसका मीनिंग क्या होता है? 3 चिप्स होता है, 3 चिप्स होता है, 3 चिप्स होता है। और आप बोल सकते हैं कि ये आपके जो है उस समय के 3 हेड्स के लिए यूज किया जाता है। 3 आप बोल सकते हैं रूलिंग फैमिलीज थी आपके, जो चोला, चेर और उसके बाद से पांड्यास, चोल, चेर, पांड्यास, ये आपके तीनों चीफ के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली आप बोल सकते हैं कि जो आपका ये मूवेंद्र वर्ड, ओके, जो आप बोल सकते हैं कि ये बिकम पावरफुल थे, आप बोल सकते हैं साउथ इंडिया में चोल, चेरा, पांड्यास, कब आपके जो है 2300 ईयर्स पहले, 2300 साल पहले आपके ये चोल, चेर, पांड्यास क्या थे आपके जो है बोल सकते हैं कि बिकम पावरफुल थे आपके जो है, बोल सकते हैं कि जो है ये तमिलनाडु स्टेट में हमें देखने को मिलता है पर्टिकुलर राज्यवंश चोल, चेर एंड पांड्यास, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पॉलिटी से पूछ रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं बेसिकली आपके जो है वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। इनको कितने समय के लिए इलेक्ट किया जाता है? 6 इयर्स, 5 इयर्स, 2 इयर्स या फिर 3 इयर्स। तो याद रखिए इनका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, बोल सकते हैं इनका जो है इनको जो 5 इयर्स के लिए इनको क्या किया जाता है कि इलेक्ट किया जाता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। आपको याद रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं कई कितने बार भी क्या कर सकते हैं कि आपके मेनी टाइम्स क्या कर सकते हैं कि वो री इलेक्ट हो सकते हैं। इनका जो कोई भी बोल सकते हैं कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप एक ही बार केवल या फिर 2 बार या फिर 3 बार जो वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हो। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है कि हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल इसमें से कौन होता है? लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट या फिर एंथ्रासाइट। तो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपका 4th करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंथ्रासाइट के बारे में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं कि आपका हाईएस्ट रैंक ऑफ कोल होता है, हार्ड बीटल के साथ साथ ये ब्लैक लस्ट्रस कोल होता है, और इसे हम ऑफनली जो बोल सकते हैं कि हमेशा इसे हार्ड कोल के भी नाम से जानते हैं। इसमें हाई परसेंटेज ऑफ फिक्स कार्बन देखने को मिलता है, और ये आपके लो परसेंटेज होता है वोलेटाइल मैटर का। बिटुमिनस जो होता है मिडिल रैंक का कोल होता है, किसके बीच का? ये सब बिटुमिनस और एंथ्रासाइट का। और ये लिग्नाइट जो होता है बेसिकली इसे हम ब्राउन कोल के भी नाम से जानते हैं, और ये लोएस्ट ग्रेड कोल होता है, और बोल सकते हैं कि इसमें लिस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन, कम कार्बन का परसेंटेज इसमें कम देखने को मिलता है लिग्नाइट में, और ये ब्राउन कोल के भी नाम से जानते हैं। और ये हमें देखने को मिलता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा लिग्नाइट कोल, और ये पीट बेसिकली आपका एक्चुअल कोल नहीं होता है, लेकिन आप बोल सकते हैं कि ये प्रिकर्सर होता है कोल का। पीट बेसिकली आपका सॉफ्ट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, किससे मिलकर के बना होता है? ये पार्शियली डिकेड होता है। बेसिकली आपका जो भी प्लांट जो होता है ना, ये बेसिकली आपका जो है अच्छे से वो क्या होता है, वो ये अच्छे से बोल सकते हैं कि इनका डिके नहीं होता है प्लांट्स का। तो बेसिकली ये पार्शियली डिके प्लांट्स ही के जो आप बोल सकते हैं कि ये बोल सकते हैं कि अवशेष होते हैं आपका ये पिट। और ये कुछ केसेस में जो आपके डिपॉजिट भी देखने को मिलेगा मिनरल्स मैटर का। और ये बेसिकली आपके ये जो आपके पार्शियली डिकेड प्लांट्स और उसके बाद से डिपॉजिटेड आपके जो मिनरल मैटर जो होता है हाई प्रेशर में क्या हो जाते हैं, हाई प्रेशर और हीट में बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कोल में कन्वर्ट हो जाता है आपका ये पीट कोल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है 3 पार्ट्स जो होते हैं आपके बैक्टीरिया का। फ्लैजेलम, फ्लैजेलम बेसिकली क्या होता है? फ्लैजेलम और फ्लैजेला में आपको डिफरेंस क्रिएट करके रखना है। फ्लैजेला का बेसिकली सिंगुलर जो होता है फ्लैजेलम होता है, और ये फ्लैजेला जो होता है प्लूरल होता है फ्लैजेलम का। और आपको मैं बता दूं कि फ्लैजेला जो होता है बेसिकली बैक्टीरिया का जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, बैक्टीरिया इसकी हेल्प से जो है गमन करता है। और ये जो है फ्लैजेला को हम किस हिंदी में क्या कहते हैं? कशाभिका के नाम से जानते हैं। इसके 3 पार्ट्स आपको बताने हैं, हेड, टेल एंड लोअर बॉडी, या फिर फिलामेंट, टेल एंड हुक, या फिर जो वेसल बॉडी, हेड, टेल एंड फिलामेंट, या फिर जो है फिलामेंट, हुक एंड वेसल बॉडी। तो याद रखिए ये जो बेसिकली आपका जो है फिलामेंट, हुक एंड वेसल बॉडी जो होता है, ये आपका जो है फ्लैजेला बैक्टीरिया फ्लैजेला के 3 पार्ट होते हैं। आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये बेसिकली आपका वेसल बॉडी है, आपका ये जंक्शन को हम हुक बोलते हैं, और ये आपका फिलामेंट होता है। तो वेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट 3 पार्ट होते हैं। और यहाँ पे आप बैक्टीरियल सेल के इमेज में देख सकते हैं, ये आपका ये फ्लैजेला है।
एक फ्लैजला होगा तो हम फ्लैजलम कहेंगे, बहुत सारे फ्लैजलम को हम फ्लैजला टर्म दे रहे होंगे। और फिलामेंट हुक और उसके बाद से जो बेसल बॉडी, इसके 3 पार्ट्स होते हैं फ्लैजला का, आप इसे रीड कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेट से का है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कॉमन नेम आपको बताना है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड COCl2, ये बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर या फिर जो वॉशिंग सोडा या फिर बेकिंग सोडा या फिर जो जिप्सम, किसका फॉर्मूला होता है आपका है? तो फॉर्मूला होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर का, आपको याद रखना है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CO कैल्शियम सल्फेट, आप बोल सकते हैं 2H2O, CaSO4 × 2H2O, ये बेसिकली आपका जिप्सम का फॉर्मूला होता है। और ये आपका वॉशिंग सोडा बेसिकली सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं, Na2CO3। और ये बेसिकली बेकिंग सोडा क्या होता है आपका, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के भी नाम से जानते हैं इसे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं और इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट के भी नाम से जानते हैं। और ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बोल सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ये बेसिकली आपका जो है बोल सकते हैं कि आपका ये कॉमन नेम होता है। और ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं, CaOCl2 होता है, CaOCl2 होता है। क्लियर? तो इसी के साथ आप बोल सकते हैं कि जैसे सीजीएल टायर 1 2022 का ये पर्टिकुलर शिफ्ट जो पूछा गया था 1 दिसंबर 2022 को, जो आप यहाँ पे शिफ्ट की टाइमिंग भी देख सकते हैं, कंप्लीट होता है। आई होप आप इस पर्टिकुलर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे और काफी मैंने क्वेश्चंस को इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। और जो भी आपके एग्जाम्स के आने वाले जो सीजीएल टायर 1 टायर 2 जो आपका 2022 का जो होने वाला है बेसिकली 2023 में होगा, ये जो भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको उसके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।